हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस आ रही है आपको? रितिका गुड इवनिंग। विशाल, हेलो विशाल। कीर्ति गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। लक्ष्मी, अंकिता गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को शुभ संध्या। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? एक बार बता दीजिए, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? श्रेया राधे राधे, अभिषेक राधे राधे, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं ठीक हूं रीना प्रजापति जी। मेरी आवाज आ रही है? ओके, प्रॉपरली वीडियो भी दिख रहा है? ओके, शुभ संध्या अभिषेक। फाइन, तो सारे लोग आ गए हैं, तो चलते हैं फिर, राइट? प्रज्ञा जी गुड इवनिंग। गणेश चौहान जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो तैयार हैं? अमृता इस संडे में नहीं आएगा। हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होने के बाद जब मैं उनको बता दूंगा कि कंप्लीट हो गया, उसके बाद आएगा। इस संडे के टेस्ट में नहीं आएगा। पल्लवी वेरी गुड इवनिंग। ओके, इस संडे टेस्ट में हाइड्रोकार्बन आपका नहीं आएगा। हाइड्रोकार्बन जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं बता दूंगा, उसके बाद वो सिलेबस में टेस्ट में आएगा। ठीक है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, सेमिनार का देख लेंगे क्या होगा। सेमिनार का उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट? तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। चलें फिर स्टार्ट करते ना। कल के लेक्चर का रिवीजन कर लिया था आपने? समझ में आ गया था? ओके, कराऊंगा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस पे आएंगे। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है वो तो मैं आपको एग्जांपल में ही दे देता हूं। यहां पे क्या होता है कि आप एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो जब एक बार आप पूरा पढ़ लोगे, चीजें समझ जाओगे, है ना, कि एल्केन की क्या बिहेवियर है, एल्कीन का क्या बिहेवियर है, एल्काइन का क्या है, उनकी क्या रिएक्शन है, फिर आप जब क्वेश्चन करोगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट? क्वेश्चन कराएंगे अंकुर, क्वेश्चन भी कराएंगे। डेंजर दुर्वेश जी गुड इवनिंग। अंकुर मेरी आवाज नहीं आ रही? आप अपने साइड से अपने माइक को देखें, उसको चेक कर लें। आकांक्षा, अभी इसमें लेक्चर लगेंगे, 4-5 लेक्चर लगेंगे। वैसे तो टोटल ये 12 लेक्चर का होता है हाइड्रोकार्बन, 12 लेक्चर। अभी ये आज का जो अपना लेक्चर है वो 4th ही है ना? तो टोटल इसमें 12 लेक्चर लगते हैं, बट हमने टाइम थोड़ा सा ज्यादा लिया हुआ है, राइट? सूफिया आई एम फाइन बेटा। राइट,
सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन के इस लेक्चर 4 में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। हम यहां पे आज 2 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो यह है कि हम एल्कीन को कैसे बनाएंगे, यानी हमें अगर एल्कीन बनाना है, राइट, हाँ रीना ये लास्ट चैप्टर ही है, तो एल्कीन हमें बनाना है, तो एल्कीन के बनाने के क्या प्रोसेस है वो सीखेंगे। कशिश, आई एम वेरी फाइन, आप कैसे हो? ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखें कि इस लेक्चर में एल्कीन कैसे बनती है। एल्कीन की रिएक्शन X2+Ac के साथ कराएंगे तो 3 प्रोडक्ट बनना चाहिए। अमृता, मोनोक्लोरिनेशन किसका करा रहे हो आप? अमृता, मोनोक्लोरिनेशन किसका करा रहे हैं हम? हाँ, हमने आपका देख लिया कमेंट। मोनोक्लोरिनेशन हम किसका करा रहे हैं? कौन से कंपाउंड का करा रहे हैं मोनोक्लोरिनेशन? देखो, मोनोक्लोरिनेशन में कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए कल मैंने बताया था, या अभी भी किसी की प्रॉब्लम है मोनोक्लोरिनेशन को लेकर? कोई बात नहीं अदिति, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मोनोक्लोरिनेशन में किसी की प्रॉब्लम है? अब में से किसी का जवाब नहीं आ रहा है तो मैं मान के चल रहा हूं कि नहीं है किसी की, है ना। अमित जी गुड इवनिंग, आदित्य प्रताप वेरी गुड इवनिंग। आइसोपेंटेन में कितना बनेगा, अंकिता का सवाल है। आइए देखते हैं। अंकिता ने बहुत अच्छा सवाल दिया है कि अगर हम आइसोपेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं, कल भी मैंने कराया था लेकिन एक बार आओ देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि आइसोपेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन कराना है। क्या कराना है? मोनोक्लोरिनीकरण कराने पर उत्पाद की संख्या प्राप्त होती है। उत्पाद की संख्या प्राप्त होती है। यहां पे कंडीशन लगा देता हूं मैं। त्रिविम समावयवी को छोड़कर, यानी जो त्रिविम समावयवी बन रहे हैं उनकी संख्या को हमें यहां पे ध्यान नहीं देना है। तो हम सबसे पहले देखें ऑप्शंस हमारे पास क्या दिए हुए हैं। प्रोडक्ट की संख्या 3 होगी, प्रोडक्ट की संख्या 4 होगी, प्रोडक्ट की संख्या 5 होगी, या फिर प्रोडक्ट की संख्या 6 होगी, राइट। तो आइसोपेंटेन का मोनोक्लोरिनीकरण कराने पर हमें कितने प्रकार के उत्पाद मिलेंगे हमें यह बताना है, राइट। सबसे पहले अगर हम देखें इस प्रश्न में तो आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन, इस आइसोपेंटेन के अंदर कार्बन के प्रकार कितने हैं? आओ सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये जो कार्बन है और ये कार्बन, ये दोनों CH से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दोनों CH3 क्या हो गए? समान हो गए। ध्यान से देखना, क्योंकि ये 3 डिग्री के कार्बन से जुड़े हुए हैं, इनका जुड़ाव एक जैसा है, इसलिए ये कार्बन भी एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन ये जो CH3 है दूसरा, वो CH3 इन दोनों CH3 से अलग है। फिर ये CH2 है और फिर ये यहां पे CH है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो आइसोपेंटेन के पास कुल 4 प्रकार के हाइड्रोजन हैं।
दो प्रकार के प्राइमरी हाइड्रोजन, यानी दो प्रकार होंगे किसके, दो प्रकार के 1 डिग्री हाइड्रोजन है इसमें। दूसरा, यहां पे अगर हम देखें तो 2 डिग्री हाइड्रोजन एक प्रकार का है यहां पे, और 3 डिग्री हाइड्रोजन भी हमारे पास एक प्रकार का है। इसलिए हम आसानी से यह बता सकते हैं कि कुल हाइड्रोजन के अगर हम बात करें तो कितने प्रकार हो गए, 4 हो गए। इसलिए यहां पे उत्पादों की संख्या क्या हो जाएगी, ऑप्शन 2, 4 प्रकार के मोनोक्लोरीनीकरण के उत्पाद बनेंगे, राइट। तो 4 प्रकार के हाइड्रोजन हैं, इसलिए 4 प्रकार का हमारे पास मोनोक्लोरीनीकरण का उत्पाद प्राप्त होगा। क्लियर, सभी को समझ में आ गया। राइट, प्रीति जो नहीं हुआ है उसको हम बाद में करेंगे। मैंने बोला 2 प्रकार के प्राइमरी हाइड्रोजन हैं, क्योंकि ये जो CH3 है, यहां पे जो CH3 है वो CH2 से जुड़ा हुआ है, ये दोनों CH3 CH से जुड़े हुए हैं। चलें फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। अब आइए देखते हैं एल्कीन के बनाने की विधियां। एल्कीन के बनाने की क्या विधियां हैं वो आओ देख लेते हैं। एल्कीन को बनाने की कौन कौन सी विधि है, आइए देख लेते हैं। पहली विधि जो होगी हमारी वो है एल्किल हैलाइड से। यहां पे हम एल्किल हैलाइड से बनाएंगे। आज तो ठीक दिख रहा है ना, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, पढ़ने में सभी को आ रहा है, सभी को दिख रहा है प्रॉपरली। राइट, तो एल्किल हैलाइड से हम 2 प्रकार से बनाएंगे। कौन कौन से, विहाइड्रो हैलोजनीकरण, दूसरी विधि है इसमें विहैलोजनीकरण, अर्थात हैलोजन का हट जाना, विहैलोजनीकरण। तो ये 2 प्रकार से हम एल्किल हैलाइड से निर्माण करेंगे, राइट। दूसरी विधि है एल्कोहल के निर्जलीकरण से। एल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे तो इससे भी हमें एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है, सभी लोगों को दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने बड़े फॉन्ट चलेंगे। आपके लिए मैंने 2 घंटे प्रैक्टिस करी थी कि बड़ा और कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो अभी इतने में चल जाएगा। तीसरी विधि आओ देख लेते हैं। तीसरी विधि है हमारी और वो है
एल्काइन से, एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण से, एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण से। और चौथी विधि है अमोनियम चतुष्क अमोनियम लवण के तापीय विघटन से। और लास्ट जो विधि है वो है कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि, कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। तो कुल मिलाकर के एल्कीन को बनाने के लिए हम यहां पे 5 विधियों का उपयोग करने वाले हैं। पहली विधि हमारी एल्काइल हैलाइड से, दूसरी विधि मैंने आपको क्या बता दिया, एल्कोहल से, तीसरी विधि हमने आपको बताया अल्काइन से, चौथी विधि हमने बताया चतुष्क अमोनियम लवण के तापीय विघटन से, और 5वीं विधि हमने बताई है कोल्बे से, कोल्बे के विद्युत अपघटनी विधि से। राइट। ये चीज आपको नोट कर लेनी है, मेरे ख्याल से सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पहली विधि की बात कर लेते हैं। पहली विधि हमने क्या बताई है आपको, अल्काइल हैलाइड से। ठीक है, तो पहली विधि आओ देख लेते हैं बनाने की। इस पहली विधि के अंदर एल्काइल हैलाइड लेंगे जो कि ऐसा अल्काइल हैलाइड होना चाहिए जिसके पास क्या हो, बीटा हाइड्रोजन हो। यानी अल्काइल हैलाइड जब एलिमिनेशन में जाएगा तो उसके पास अल्फा कार्बन भी होना चाहिए और बीटा कार्बन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। ठीक है, इस अल्काइल हैलाइड जिसमें कि हमने इथाइल क्लोराइड लिया है, इसको हम गर्म करेंगे किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH। अब देखो एल्कोहलिक KOH क्या होता है, KOH मिला होता है एल्कोहल में, तो इसलिए इसको एल्कोहलिक KOH कहते हैं। ऐसा मत सोचना कि KOH ने एल्कोहल ड्रिंक ले लिया है, ऐसा मत सोचना। एल्कोहल के विलयन में KOH को डाला गया है, इसका मतलब है एल्कोहलिक यानी एल्कोहल के विलयन में KOH डाला गया है। राइट। तो अब यहां पे क्या होगा कि डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, साथ ही साथ KCl और H2O बाहर निकल जाएगा। देखो हमने यहां पे एल्काइल हैलाइड ली, जिस एल्काइल हैलाइड के पास बीटा हाइड्रोजन है वो उत्पाद के रूप में हमें क्या देगा, एल्कीन दे देगा। राइट। अब ध्यान से देखो, यहां पे एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि एक ही बीटा कार्बन है। राइट। अगर सोचो यहां पे कि मैं एक ऐसे अल्काइल हैलाइड को लेता जिसके पास दो तरह के बीटा कार्बन उपस्थित है ना, एक ऐसे अल्काइल हैलाइड को ले लें जिसके पास 2 तरह के बीटा कार्बन उपस्थित हैं, और इसकी भी क्रिया हम किसके साथ करा दें, इसकी भी क्रिया हम करा देते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ करा देते हैं। यहां पे हमें 2 प्रकार के एल्कीन प्राप्त होंगे। कौन कौन से, एक एल्कीन हमारी
ये हमें मिलेगी, एक एल्कीन ये मिलेगी और दूसरी एल्कीन हमें ये मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पे सवाल ये है कि कौन सी एल्कीन ज्यादा बनेगी, कौन सी एल्कीन यहां पे ज्यादा बनेगी। देखो मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के बीटा कार्बन हैं, इसलिए एल्कीन दो प्रकार की बनेगी, राइट। तो एल्कीन कितने प्रकार की बन रही है यह किस पर निर्भर करेगा, एल्कीन कितने प्रकार की बनेगी ये दो बातों पर निर्भर करेगा कि क्या उसके पास दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन हैं या दो प्रकार के क्षार हैं। ठीक है ना, यानी एल्कीन की जो संख्या है वो क्षार पर और बीटा हाइड्रोजन की संख्या पर निर्भर करती है, राइट। अब यहां पे सवाल ये आएगा कि इन दोनों में कौन सी एल्कीन प्रमुख होगी और कौन सी गौण एल्कीन होगी, मतलब ज्यादा कौन सी बनेगी और कम कौन सी बनेगी। तो ये जो एल्कीन है इस एल्कीन को हम जेटसेव एल्कीन बोलते हैं और इस वाली एल्कीन को हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन एल्कीन बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा मेजर कौन बनेगा, यहां पे जेटसेव एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। मुख्य उत्पाद के रूप में कौन सी एल्कीन बनेगी, है ना, मेन प्रोडक्ट हमारा कौन सा बनेगा, जेटसेव, और कम मात्रा में कौन बनेगा, हॉफमैन। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, राइट। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर देखें कि जो हमें एल्काइल हैलाइड दे रखी है, मान लेते हैं कि ये एल्काइल हैलाइड हमें दे रखा है ना, इस तरह से ये दिया हुआ है, इसकी भी अभिक्रिया हमने किसके साथ करा रखी है, एल्कोहलिक KOH के साथ। यहां भी हमें दो प्रकार की एल्कीन प्राप्त होगी, दो प्रकार की एल्कीन प्राप्त होगी, जिसमें से मुख्य एल्कीन हमारी कौन सी होगी, ये एक एल्कीन होगी, इसको क्या बोलेंगे, जेटसेव एल्कीन बोलेंगे, और ये दूसरी वाली जो एल्कीन होगी इसको हम हॉफमैन एल्कीन बोलेंगे, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, जेटसेव, और इसको बोलेंगे हॉफमैन। तो देखो कितने प्रकार की एल्कीन बनेगी ये किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा बीटा हाइड्रोजन कितने प्रकार के हैं। क्या ये पहली वाली विधि जो जिसको कि हमने यहां पे नाम क्या दिया हुआ है, इसको बोलेंगे विहाइड्रो हैलोजनीकरण, विहाइड्रो हैलोजनीकरण, इस विधि का नाम है विहाइड्रो हैलोजनीकरण। यहां पे हमने हैलोजन को भी हटाया और हाइड्रोजन को भी हटाया, दोनों को हटाया, तो दोनों को हटाने से हमें एल्कीन प्राप्त हो रही है। तो ये हमारी जो विधि है ये कौन सी विधि कहलाएगी, विहाइड्रो हैलोजनीकरण। विहाइड्रो हैलोजनीकरण समझ में आ गया। ओके, तो विहाइड्रो हैलोजनीकरण। अब देखो विहाइड्रो हैलोजनीकरण में अगर मान लेते हैं, यहां देखें, जब विहाइड्रो हैलोजनीकरण में क्षार के रूप में एल्कोहलिक KOH, NaNH2 या सोडियम एल्कोक्साइड जो एथॉक्साइड प्रयुक्त करते हैं,
प्रयुक्त करते हैं तो सेटजैफ एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। ये पॉइंट उसी पिछले वाले पार्ट का ही है ये, राइट। अब आओ देखें, मान लेते हैं कि अगर मेरे पास यहां पर यही सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ठीक है, और इसको हम पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड क्षार के साथ हीट करेंगे तो मुख्य उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलेगा? ठीक है, सो टर्शरी पोटेशियम ब्यूटाक्साइड जब क्षार के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो हाफमैन एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। ये हमने हाफमैन एल्कीन के लिए लिखा हुआ है जब हम विहाइड्रोहैलोजनीकरण कराते हैं, राइट। तो ये बात समझ में आ जाएगी आपको। जब हम टर्शरी पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड यूज करेंगे, संध्या गुड इवनिंग, तो उस केस में हमें मुख्य उत्पाद के रूप में हाफमैन एल्कीन प्राप्त होगी। क्लियर है ये? इज इट क्लियर? अब आइए देखते हैं दूसरी विधि। विस डाइहैलाइड के विहैलोजनीकरण से विस डाइहैलाइड, अगर दो समीप के कार्बन पास पास के कार्बन पे जब हैलोजन जुड़ा होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विस डाइहैलाइड। विस डाइहैलाइड
इसको बोलते हैं विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड में इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे? जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पे इथेन 1,2 डाई क्लोरो है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे? जिंक धूल के साथ जब इसको हीट करेंगे तो उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगी। ठीक है ना। अब यहां पे हम Br भी ले सकते हैं, जिंक का काम क्या है? जिंक इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, और यह एल्कीन हमें मिल जाएगी। तो विस डाई हैलाइड, ध्यान रखेंगे, विस डाई हैलाइड को जब जिंक डस्ट के साथ में डाइबल नहीं यूज करेंगे यहां पे, राइट। आदित्य विश्वकर्मा, यहां पे अभी हम और किसी कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं बेटा कि आपको एल्कीन कैसे बनाना है। पूरा ध्यान आप एल्कीन बनाने में लगाइए, राइट। हाँ संध्या बोलिए, मैंने देख लिया आपका कमेंट, समझ में आ रहा है? तो देखो, जिंक डस्ट के साथ जब विस डाई हैलाइड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? अब यहां देखो, ये अभिक्रिया क्या होती है? ये अभिक्रिया E2 अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? ये E2 अभिक्रिया होती है। यानी ये जो लिखा हुआ है वी हैलोजनीकरण, ये कौन सी अभिक्रिया होती है? E2 अभिक्रिया होती है, राइट। दोनों हैलोजन एक दूसरे के क्या होने चाहिए? दोनों हैलोजन एंटी होते हैं। अगर एक ही साइड में हो जाएंगे तो फिर ये अभिक्रिया नहीं होगी। आओ देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास यहां पे ये Br दिया हुआ है, राइट, और यहां पे भी एक Br इस तरह से लगा हुआ है। इसकी अभिक्रिया अगर मैं किसके साथ कराऊंगा? इस जिंक चूर्ण के साथ गर्म करूं तो क्या बन जाएगा? यहां से ये दोनों जो Br हैं वो बाहर निकल जाएंगे और उसकी जगह पे किसका निर्माण हो जाएगा? राइट, क्लियर है? यही अगर मैं ऐसा कर दूं कि दोनों के दोनों हैलोजन को, यानी दोनों Br को इस वेज लाइन पे करूं, और अब इसको मैं अगर गर्म करता हूं किसके साथ? जिंक चूर्ण के साथ, अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पे यहां दोनों क्या हैं? दोनों Br क्या हैं? समान तल पर हैं ये, और समान तल पर होंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी। ये बात समझ में आ जाएगी। ऐसा ही हम यहां पे कर सकते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ डाई हैलाइड को गर्म करने पर एल्कीन प्राप्त होती है। एल्कीन प्राप्त होती है।
ये भी, इसमें भी क्या होगा, दोनों हैलोजन के जो परमाणु हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी होंगे। इसके साथ हीट करोगे क्या बन जाएगा, प्लस NaBr बनेगा प्लस IBr बन जाएगा, राइट। तो सोडियम आयोडाइड के साथ में भी विहैलोजनीकरण की अभिक्रिया होती है। सुंदूर जहां, गुड इवनिंग। राइट, तो आइए देखते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ जब इसको गर्म करेंगे, अर्थात ये भी अभिक्रिया क्या होगी। देखो इस अभिक्रिया में भी दोनों ब्रोमीन एक दूसरे के क्या हैं, तो ये अभिक्रिया भी क्या होती है, ये अभिक्रिया भी E2 अभिक्रिया होती है, E2 अभिक्रिया होती है। दोनों यहां पे दोनों हैलोजन एक दूसरे के क्या होंगे, दोनों हैलोजन एंटी होते हैं। और जीओसी में ऐसा क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा कि अगर यहां पे एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन हो तो ये एंटी एलिमिनेशन का उत्पाद क्या होगा। जैसे मान लो कि मैंने यहां पे ये एक डाइब्रोमो कंपाउंड ले रखा है। अब देखो यहां पे एलिमिनेशन कैसा होगा, ये क्या है, ये मीजो है, इसमें एलिमिनेशन कैसा है, एंटी एलिमिनेशन है। एंटी एलिमिनेशन होता है तो क्या बनेगा, कौन सी एल्कीन बनेगी, सिस एल्कीन बनेगी या फिर ट्रांस एल्कीन बनेगी। तो यहां पे एल्कीन कौन सी बन जाएगी, ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। कौन सी एल्कीन बन जाएगी, ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। ध्यान रखें, अगर मीजो का विहैलोजनीकरण कराएंगे, है ना, मीजो डाइब्रोमाइड का विहैलोजनीकरण कराएंगे तो ट्रांस बन जाएगा। क्यों, ट्रांस का ये एंटी एलिमिनेशन हो रहा है तो ये दोनों CH3 ग्रुप क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अगर यहीं पे दोनों Br अलग अलग साइड होते तो CH3 सेम साइड में ही रहेगा। अर्थात यहां पे देखो जिंक डस्ट है, इसके साथ हम हीट कर रहे हैं, ये भी क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, जीओसी में पढ़ रखा होगा इसको। तो क्या बनेगा, देखो यहां पे जो एल्कीन प्राप्त होगी वो एल्कीन कौन सी होगी, जिसमें दोनों CH3 एक ही साइड में होंगे। तो ये कैसा है, अगर मेरा क्रियाकारक रेशमिक है, एंटी एलिमिनेशन कराने पर मुझे उत्पाद के रूप में कौन सी एल्कीन प्राप्त होगी, सिस एल्कीन प्राप्त होगी। क्या ये बात समझ में आ गई है। अगर रेशमिक हुआ एंटी एलिमिनेशन कराएंगे तो सिस एल्कीन बनेगा। चलो एक स्लाइड पीछे देखते हैं, किसी को प्रॉब्लम है, हाँ बताइए, इसी में प्रॉब्लम है खुशी, लक्ष्मी देखिए, क्लियर है ये। अच्छा चलो ये पूरा अभी यहां से देखेंगे। ओके अभी ठीक है ना। हाँ यहां पे मैंने ये बताया, देखो अगर मेरे पास एक यौगिक है जिसके पास दो हैलोजन हैं और दोनों हैलोजन अलग अलग तल पे जुड़े, अलग अलग तल पे मतलब देखो यहां मैंने दो लाइनें बना रखी हैं, मुझे नहीं पता आपको ये पता है या नहीं। इस लाइन को हम लोग अलग नाम देते हैं
और ये जो डॉटेड लाइन है इसको अलग नाम देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ये वेज लाइन है, जबकि ये वाली जो हमारी लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? डैश लाइन है। ठीक है, तो ये बताने के लिए है कि वेज लाइन का मतलब है कि कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, राइट, और डैश लाइन का मतलब है कि कोई चीज आपसे पीछे की तरफ है, मतलब दूर है। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों बी आर ग्रुप अलग अलग लाइन पे होंगे। अगर दोनों बी आर ग्रुप वेज लाइन पे आ जाएं या डैश लाइन पे आ जाएं तो एलिमिनेशन यहां पर नहीं होगा। क्लियर हुआ? यही बताया था मैंने। अभी क्लियर है ये? अभी क्लियर है? ठीक है, और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों बी आर एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। देखो मैंने यहां पे लिखाया भी है इसके पिछले वाले स्लाइड में कि ये अभिक्रिया E2 अभिक्रिया होती है, दोनों हैलोजन एक दूसरे के एंटी होते हैं। एंटी मतलब अपोजिट, यानी एक अगर ऊपर होगा तो एक को नीचे मुझे रखना ही पड़ेगा। देखो यहां भी हमने वही किया है, राइट? अभी क्लियर हो गया? तो हैलोजन को निकालने के लिए या तो उसको जिंक के चूर्ण के साथ गर्म कर दो या तो सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म कर दो। खास ख्याल ये रखो कि दोनों जो हैलोजन हैं वो एक दूसरे से क्या हो? अलग अलग तल पे हो। समान तल पे होंगे तो फिर नहीं होगा। तो अब यहां पे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे क्रियाकारक के रूप में मीजो दिया होगा तो मीजो का भी हैलोजनीकरण कराने पर मुझे कौन सी एल्कीन प्राप्त होगी? ठीक है, तो ये एंटी एलिमिनेशन होता है, इसलिए मुझे एल्कीन कौन सी मिलेगी? ट्रांस मिलेगी। और अगर मैंने रेशमिक क्रियाकारक ले लिया है ना, तो रेशमिक क्रियाकारक अगर हम लेंगे तो रेशमिक क्रियाकारक में हमें क्या मिल जाएगा? कौन सी एल्कीन मिल जाएगी? सिस एल्कीन मिल जाएगी। यहां तक की बात समझ में आ गई है या किसी को कोई समस्या है? अगर कोई समस्या है तो बोल सकते हो, नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। बोलिए। अब मैं आगे चलूं। तो अल्काइल हैलाइड से हो गया मामला क्लियर। अल्काइल हैलाइड से हो गया। अल्काइल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनाते हैं? दो विधियां मैंने आपको बताई। कौन कौन सी विधि बताई? एक विधि मैंने बताई जिसमें एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH यानी क्षार के साथ गर्म करते हैं और दूसरी विधि में जिंक धातु या सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं, राइट? दोनों E2 अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, किस प्रकार से उत्पाद पता चलेगा? सेटजैब एल्कीन बनेगी कि हाफमैन एल्कीन बनेगी, है ना? सिस एल्कीन बनेगी या ट्रांस एल्कीन बनेगी? देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे भाई। देखो इस विधि के अंदर क्वेश्चन में क्या क्या होगा जरा ध्यान से देखो। अभी जो मैंने एल्काइल हैलाइड से दिया है ना, तो एल्कीन कितने प्रकार की बनेगी? एक ऐसा प्रश्न आएगा है ना कि एल्कीन के प्रकार, यानी दूसरा ये आएगा क्षार का उपयोग करके हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा क्षार यहां पे कौन सा एल्कीन दे रहा है। दूसरी बात कि इसमें त्रिविम समावयवी क्या बनेगा, यह भी प्रश्न आएगा। त्रिविम समावयवी किस प्रकार से बनेगा, है ना? यानी सिस एल्कीन बनेगी या ट्रांस एल्कीन बनेगी, राइट? तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रश्न हमें मिलेंगे। आओ एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन पहले हम लोग कर लेते हैं और फिर इसके बाद आगे चलेंगे, राइट? या आप चाहेंगे तो अपने उसमें भी देखेंगे तो ये 3 तरह के ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि अगर मैं मान लो यहां पे एक एल्काइल हैलाइड लेता हूं और एल्काइल हैलाइड के रूप में मैंने यहां पे ये लिया Br, यानी 3 डिग्री हैलाइड ले लिया। अब इस 3 डिग्री हैलाइड में मैं इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देता हूं?
पहले तो मैंने क्या इसको रिएक्ट करा दिया एल्कोहलिक KOH के साथ, दूसरा पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ। यहां पे दो उत्पाद बने, मुख्य उत्पाद, यहां पे A बनेगा, यहां पे उत्पाद B बनेगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे बताना है ना, इस क्वेश्चन में बताना है कि मेरा जो उत्पाद है A वो क्या होगा और दूसरा उत्पाद मेरा यहां पे B क्या होगा, राइट। तो आइए देखते हैं, यहां पे पहले वाले में एल्कोहलिक KOH करा रहे हैं, इसलिए जो एल्कीन प्राप्त होगी वो एल्कीन कौन सी होगी, सेट जैव एल्कीन होगी। जबकि यहां पे मुख्य उत्पाद के रूप में कौन सी एल्कीन प्राप्त होगी, हॉफमैन एल्कीन प्राप्त होगी। तो क्या इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, बोलिए। तो एक प्रश्न हमारा ये आया। दूसरा अगर हम प्रश्न देखें कि मेरे पास यहां पे इस प्रकार से मान लेते हैं कि एक अल्काइल क्लोराइड है, इस पे हमने एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया कराई, इसका उत्पाद हमारा क्या बनेगा। देखो ये विहाइड्रोहैलोजनीकरण है, विहाइड्रोहैलोजनीकरण, ये इसमें क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन। और जब कभी भी एंटी एलिमिनेशन होगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, ध्यान रखें, अगर दोनों समान तल में हैं यानी सेम साइड हैं तो जो वर्टिकल लाइन पे है उसको हम बदल देंगे। वर्टिकल लाइन पे अगर कोई है, जैसे CH3 वर्टिकल लाइन पे है, वो अपोजिट हो जाएगा। यहां पे कौन सी एल्कीन हमें मिल जाएगी, सिस एल्कीन मिलेगी या ट्रांस एल्कीन मिलेगी। तो यहां पे हमें मुख्य उत्पाद के रूप में कौन सी एल्कीन प्राप्त होगी। तो ये हो गया हमारा एक दूसरे प्रकार का प्रश्न, राइट। एक और इसमें प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जैसे मान लो यहां पे एक क्वेश्चन इस तरीके से है, एल्केन, कौन सा एल्केन, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन कराया। क्या करा दिया, मोनोक्लोरिनेशन कराने पर एक उत्पाद बन रहा है A। उत्पाद A की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से मैंने करा दी। किससे करा दी, एल्कोहलिक KOH से करा दी। तो उत्पाद मेरे पास बना यहां पे B+C, ठीक है। दोनों उत्पाद B और C की संरचना क्या होगी, यहां पे B तथा C की संरचना क्या होगी, ये हमें बताना है। देखो एन ब्यूटेन का क्लोरीनीकरण कराया तो एक उत्पाद A बना जिसको एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराने पे B और C बन गया, राइट। अब हम ये जानते हैं अगर इसका सॉल्यूशन करें तो हमें ये बात पता है कि मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन को जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे तो दो हमें एल्कीन मिलेगी। यहां पे एक एल्कीन ये बनेगी और एक एल्कीन हमारे पास ये बन जाएगी। तो ये हमारा उत्पाद क्या होगा, B, और ये हमारा उत्पाद क्या हो जाएगा, C। तो इस प्रकार से भी हम एलिमिनेशन का जो क्वेश्चन है वो यहां पे कर सकते हैं। समझ में आया ये, क्लियर है। डॉक्टर ड्रीम, आपको आवाज नहीं आ रही है।
ये क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम आते हैं एल्कीन का निर्माण एल्कोहल से। एल्कोहल से एल्कीन कैसे बनेगी? दूसरी विधि है एल्कोहल से एल्कीन का निर्माण। एल्कोहल से एल्कीन का निर्माण कैसे करेंगे? पहला, निर्जल Al2O3 के साथ एल्कोहल अर्थात हमारे पास यहां पे इथाइल अल्कोहल है, इसको हम Al2O3 के साथ 500 to 600 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्कीन मिल जाएगी। तो निर्जल Al2O3 के साथ एल्कोहल को जब गर्म किया जाता है तो एल्कीन प्राप्त होती है। दूसरी इसकी विधि क्या है? अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण कराने पर एल्कोहल से एल्कीन प्राप्त होता है। एल्कीन प्राप्त होगी, राइट? कैसे? आओ देख लेते हैं। यहां पे सांद्र अम्ल H2SO4 H3PO4 प्रयुक्त होता है। तो जैसे अगर मैं यहां पे इथाइल अल्कोहल लूं और इसको मैं गर्म कर दूं 98% सांद्र H2SO4 के साथ, तो मुझे उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा? एथीन प्राप्त हो जाएगी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, राइट? सारा भी तो लिखने दिया था मैंने। यहां पे अगर हम देखें अल्कोहल के निर्जलीकरण की, निर्जलीकरण की क्रियाशीलता की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल होगा और फिर 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अर्थात अगर हम यहां पे
3 अलग अलग प्रकार के एल्कोहल को निर्जलीकृत कराते हैं तो यहां पे सबसे आसानी से निर्जलीकरण जिसका होगा वो किसका होगा? थर्ड, उसके बाद सेकेंड और उसके बाद फर्स्ट। तो निर्जलीकरण की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा एल्कोहल के लिए? वहीं यदि देखो बैक स्लाइड देख लो, सिंसियर बॉय, यही वाली स्लाइड बैक करनी थी या इसके पहले वाली? हो गया? चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो यहां पे निर्जलीकरण की क्रियाशीलता जब अलग अलग एल्कोहल हो, अगर मान लो यदि एल्कोहल की डिग्री समान है, उस केस में निर्जलीकरण में क्या बनेगा? देखो जैसे ये देखें, यहां पे इस एल्कोहल का निर्जलीकरण करा दें हम, या फिर इस एल्कोहल का निर्जलीकरण हम करा दें, या फिर इस एल्कोहल का अगर हम निर्जलीकरण करा दें, तो ज्यादा आसानी से निर्जलीकरण किसका होगा जरा देखो, है ना? जब डिग्री समान है तो निर्जलीकरण जो होगा, यानी निर्जलीकरण की दर एल्कीन के स्थायित्व के साथ बढ़ती है। कैसे? इन तीनों का निर्जलीकरण कराने पर, निर्जलीकरण करा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? तीनों से H2O बाहर चला गया। तीनों से जब H2O बाहर जाएगा तो क्या बनेगा? यहां पे एक पाई बॉन्ड बनेगा, जबकि यहां पे 2 पाई बॉन्ड बनेंगे और दोनों संयुग्मित होंगे। यहां पे 3 पाई बॉन्ड होंगे और तीनों पाई बॉन्ड संयुग्मित होकर के बेंजीन बना देंगे। ज्यादा स्थायी इसमें कौन है? थर्ड। और सबसे कम स्थायी इसके अंदर में कौन होगा? 1। राइट? तो अगर एल्कोहल की डिग्री समान है तो निर्जलीकरण में बनने वाला डबल बॉन्ड कितना स्थायी है हम ये देखेंगे। यहां पे बेंजीन बन रही है तो बेंजीन के बनने की वजह से स्थायित्व ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसका निर्जलीकरण सबसे तेज होगा और इसका निर्जलीकरण यहां पे कम होगा। आगे देखते हैं, एल्कोहल अम्लीय माध्यम में एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल का निर्जलीकरण E1 अभिक्रिया होती है। E1 अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया है ये? E1 अभिक्रिया होती है। और इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है? मध्यवर्ती के रूप में
कार्बोधनायन बनता है। क्या होगा, क्या बनेगा मध्यवर्ती के रूप में, कार्बोधनायन बनेगा। और एक बात ध्यान रखना है कि कार्बोधनायन अपने स्थायित्व के लिए पुनर्विन्यास करता है। पुनर्विन्यास करता है। और यहां पे केवल एक ही प्रकार की एल्कीन प्राप्त होती है। वो कौन सी एल्कीन प्राप्त होती है, सेटजैफ एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। राइट, क्लियर। ये स्लाइड आगे बढ़ा दूं या अभी देखोगे इसको? ये चारों पॉइंट समझ में आ जाएंगे? ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूं, स्लाइड को आगे ले मूव करें। और इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि देखें। इसमें क्या होता है कि सांद्र H2SO4 रहेगा, जो यहां पे क्या दे रहा है मुझे, H+ एंड HS4- देता है। राइट, अब क्या होगा, मेरे पास यहां पे ये एल्कोहल है, इस एल्कोहल के ऑक्सीजन के पास क्या उपस्थित है, लोन पेयर, और ये लोन पेयर अपना किसको देगा, जो सांद्र H2SO4 से H+ आया उसको देगा। होगा क्या इससे, इस ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, और ये किस में बदल गया, एक लीविंग ग्रुप में बदल जाएगा। ये लीविंग ग्रुप हमारा क्या होगा, यहां से H2O को बाहर कर देगा, यानी H2O के रूप में ये बाहर चला जाएगा, और बदले में हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पे कार्बोकेटायन मिलेगा। फिर कार्बोकेटायन में जो HSO4- था वो क्या करेगा, या फिर यहां पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ये H2O बना, अभी H2O बनाया हमने, तो जो यहां पे H2O बना वो H2O क्या करेगा, H2O यहां से इस
हाइड्रोजन को लेकर के और किस रूप में निकाल देगा, H+ के रूप में बाहर निकाल देगा। ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो क्या हुआ है, इसमें 3 चीजें हुई हैं, है ना। सबसे पहले अगर हम देखें, और फिर इसके बाद ये हुआ, और फिर इसके बाद ये तीसरा स्टेप हुआ। इन तीनों स्टेप में से पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा एल्कोहल का प्रोटोनीकरण, यानी पहला जो इसका स्टेप है मैकेनिज्म का, वो क्या है, एल्कोहल का प्रोटोनीकरण, यानी एल्कोहल यहां प्रोटॉन ले रहा है। दूसरा पद क्या हो रहा है, H2O के निकलने से कार्बोधनायन बन रहा है, तो कार्बोधनायन का बनना, और तीसरा पद अगर हम देखें तो H2O H+ बाहर ले जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, विप्रोटोनीकरण। और ये विप्रोटोनीकरण किसका हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान रखें, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। और ये अल्फा हाइड्रोजन किसका है, कार्बोधनायन का, है ना। विप्रोटोनीकरण किसका होता है, ये कार्बोधनायन के अल्फा हाइड्रोजन का, कार्बोधनायन के अल्फा हाइड्रोजन का निकलना भी प्रोटोनीकरण कहलाएगा। राइट, तो ये मैकेनिज्म है किस प्रकार से एल्कोहल एल्कीन में बदलता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले एल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो एक H+ को लेगा, जो कि सांद्र अम्ल से आ रहा है। H+ को लेने के बाद ये किस में बदल जाएगा, H+ को लेने के बाद ये यहां पे एक लीविंग समूह में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ये एक अवशिष्ट समूह में बदल गया। किस में बदल गया, ये अवशिष्ट समूह। राइट, अभी कोई बोलेगा कि मैंने लिख दिया, अब यहां पे लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर कैसे पता करोगे, ठीक है ना। तो यहां पे अवशिष्ट समूह के रूप में ये उपस्थित है, कौन, OH2+। राइट, इसके निकलने के बाद ये अल्फा हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, जो H2O निकला हुआ था, और हमें यहां पे उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, उत्पाद के रूप में हमें एल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां एक पद और भी हो सकता है, और वो क्या है कि जो कार्बोधनायन बना उस कार्बोधनायन का पुनर्विन्यास भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, आओ वो भी देख लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि क्या होगा अगर हम एक इस प्रकार से एक एल्कोहल को लेते हैं, इस एल्कोहल को H+ के साथ हीट दिया है हमने, तो क्या उत्पाद के रूप में हमें मिलेगा, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये एल्कोहल हमारा किस में बदल जाएगा, एक लीविंग ग्रुप में बदल जाएगा। लीविंग ग्रुप से फिर क्या बनेगा, देखो यहां हाइड्रोजन है, ये कार्बोधनायन है। अब यहां पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये अपनी जगह बदल के यहां आएगा, और इसके आने से क्या हो रहा है, अभी देखो, अभी यहां पे 2 डिग्री कार्बोधनायन था, अभी इसकी डिग्री क्या थी, 2 डिग्री थी। इस हाइड्रोजन के आने से ये कार्बोधनायन की डिग्री क्या हो गई, बदल गई। अब ये किस में बदल गया, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन में। अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन में बदल गया, फिर क्या होगा, यहां से जो H2O निकला था वो H2O क्या करेगा, वो H2O यहां एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से जुड़ेगा, जो कि
मैंने क्या बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन होता है कार्बोकेटायन का, और प्रोडक्ट के रूप में हमें देखो क्या मिल जाएगी, यहां पे प्रोडक्ट के रूप में हमें ये एल्कीन मिल जाएगी। तो क्या यहां पे पुनर्विन्यास हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि हां, यहां पे कार्बोधनायन का पुनर्विन्यास हो रहा है ना। कार्बोधनायन अपने आप को पुनर्विन्यसित कर रहा है, राइट। क्लियर है ये? अरे सारा थोड़ी पढ़ाई कर लो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो खत्म हो जाने दो। ठीक है, क्लियर है ये? पुनर्विन्यास के अंदर ध्यान रखना, कार्बोधनायन के पुनर्विन्यास में ये जो रिंग है ना, वलय विस्तार भी होता है। तो यहां पे ये बात ध्यान रखना है कि कार्बोधनायन के पुनर्विन्यास में वलय का भी विस्तार को रिंग एक्सपेंशन कहते हैं। कैसे? आओ देख लेते हैं। मान लो कि मेरे पास यहां पे एक एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, इसको हमने क्या किया, H+ के साथ हीट दे दिया। तो हमने ये पाया कि जो ये एल्कोहल है ये प्रोटोनीकृत होकर के और यहां पे ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बना रहा है। क्या बना रहा है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इस 1 डिग्री कार्बोकेटायन में क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड इसका टूट करके यहां पहुंचेगा, तो क्या होगा, यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और अब ये जो रिंग है वो कितने मेंबर्ड की हो गई? 6 मेंबर्ड की रिंग हो गई। और फिर यहां से H2O अल्फा हाइड्रोजन को लेगा और किस में परिवर्तित कर देगा? तो देखो, पहले यहां पे ये जो वलय है 5 सदस्यीय है। अब ये जो रिंग बनी ये क्या हो गई? 6 मेंबर्ड रिंग हो गई, 6 सदस्यीय वलय हो गई। तो यहां पे क्या हुआ? रिंग का विस्तार हुआ, रिंग का एक्सपेंशन हुआ है। यानी 5 सदस्यों वाली जो वलय है वो 6 सदस्यों में हो जाएगी, राइट। रिया, हाँ रिया, मैं सुन रहा हूं आपकी बात, बोलिए। तो वलय विस्तार किस प्रकार से होता है कार्बोधनायन में, क्या ये बात समझ में आ जाएगी हमें?
हाँ रिया बोलिए, कुछ आप बोलना चाह रहे हो? हैव यू सम क्वेरी, कोई क्वेश्चन है? अच्छा सारा, ठीक है, ये वाली स्लाइड की बात कर रहे हो, देख लो। अविनाश मेरी आवाज तो आ रही है भाई, मैं तो यहां से बोल रहा हूं, अपने साइड से माइक चेक करिए आप। यही स्लाइड बैक करनी थी ना? संध्या, क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास चल रही है। यस प्रज्ञा, मैंने आपकी बात तो सुनी। ओके, आगे बढ़े ये वाली स्लाइड में। अच्छा ये बताओ, यहां तक चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? ये जो मैं एल्कीन बनाने की मेथड आपको बता रहा हूं, क्या ये मेथड समझ में आ रही हैं या सिर के ऊपर से मामला जा रहा है? ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो एल्कोहल से भी हमने बना लिया। अब आइए देखते हैं, अगर मुझे एल्काइन दिया है और एल्काइन से मुझे बनाना है, तो एल्काइन से मैं कैसे बनाऊंगा, है ना? एल्काइन से एल्कीन का निर्माण कैसे किया जाएगा? थर्ड मेथड मैंने आपको बताया था, एल्काइन से एल्कीन। एल्काइन से एल्कीन का निर्माण मतलब मैं यहां पे ट्रिपल बॉन्ड को बदलने वाला हूं। ट्रिपल बॉन्ड को बदलूंगा किसमें? डबल बॉन्ड में। यानी जो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, उस कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में परिवर्तित करना है। यह हमारे इस विधि का उद्देश्य है, राइट? तो एल्काइन है हमारे पास में, ये हमारे पास यहां पे एल्काइन है। सभी को पता है कि एल्काइन में कार्बन के पास 3 बंध होते हैं, यानी 2 कार्बन के बीच में 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। और इससे मुझे यहां पे इस एल्कीन को बनाना है, ठीक है? अब बनाने के लिए कुछ तो चाहिए अपने पास। भाई किचन में जाएंगे, कुछ बनाएंगे तो कुछ सामग्री चाहिए या नहीं चाहिए? तो इसके लिए क्या सामग्री लेनी पड़ेगी? कुछ सामग्री लेनी पड़ेगी ना। तो एल्काइन तो है हमारे पास। अब एल्काइन को लेकर के क्या हम सीधे एल्कीन बना देंगे? ये एक हाथ में एल्काइन लिया और हमने बस ऐसे ही किया कि देखो जादू दिखाते हैं और ये एल्कीन बन गया, ऐसा तो नहीं होगा। भाई एल्कीन बनाने के लिए कोई अभिकर्मक की आवश्यकता होगी, कोई प्रक्रम का नाम होगा। बिल्कुल आफरीन ने सही कहा, उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी। तो पहली बात तो ये देखें कि इस विधि के अंदर एल्काइन का आंशिक अपचयन कराते हैं। क्या कराते हैं? एल्काइन का आंशिक अपचयन कराते हैं। आंशिक अपचयन कराते हैं। आंशिक अपचयन कराते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एल्काइन के सारे पाई बॉन्ड नहीं खत्म करेंगे हम, हमें एक ही बॉन्ड को उड़ाना है, एक पाई बॉन्ड को खत्म करना है, राइट? तो इसलिए आंशिक अपचयन होता है। जैसे अगर आपसे किसी ने कहा कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो, बोले मैं खाना इतना तो नहीं दे सकता कि आपका पेट भर जाए, बाकी खाने का आपको स्वाद आ जाएगा।
कुछ यही यहां होने वाला है कि एल्काइन का आंशिक अपचयन कराते हैं। इस आंशिक अपचयन कराने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमारे पास सवाल यह है कि उत्प्रेरक का नाम क्या है और उसका काम क्या है। तो हम यहां दो प्रकार के उत्प्रेरक लेंगे। एक उत्प्रेरक जिसको लिंडार उत्प्रेरक कहते हैं, जिसमें पैलेडियम के साथ CaCO3 मिला होगा। दूसरा उत्प्रेरक जिसे हम बर्च उत्प्रेरक कहते हैं। इस बर्च उत्प्रेरक के अंदर सोडियम धातु होगी और द्रव अमोनिया द्रव के रूप में होगा, गैस के रूप में नहीं होगा कि सर मेरे किचन से अमोनिया निकल रही है, क्या मैं इससे एल्कीन बना दूं। तो उत्प्रेरक का नाम क्या होगा? देखो, हम इसमें एल्काइन को एल्कीन में बदलेंगे, एल्काइन का आंशिक अपचयन कराएंगे, उत्प्रेरक हम लिंडार उत्प्रेरक लेंगे और बर्च नाम का उत्प्रेरक लेंगे। ठीक है, तो अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें एक ही पाई बंध को हटाना है ना। और उसको हटाने के लिए हमारे पास दो प्रकार के उत्प्रेरक भी आ गए। ठीक है, अब ये दोनों उत्प्रेरक अगर लेकर के मैं चलता हूं एक अल्काइन के पास, ऐसे तो अगर हम यहां पे मान लेते हैं कि ये हमारे पास यहां पे एक अल्काइन है। ठीक है, हमने एक अल्काइन ले रखा है ना, और इस अल्काइन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो अनाथ है, मतलब उसके आगे पीछे कोई पहचान नहीं लगी है ना, बेनाम है ये, मतलब एक हाइड्रोजन ही लगा हुआ है। तो चाहे अगर हम यहां पे लिंडार कैटालिस्ट ले लें, चाहे हम यहां पे लिंडार कैटालिस्ट ले लें, और अब चाहे हम यहां पे बर्च का रिडक्शन करा दें, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एल्कीन तो बन जाएगी, है ना, एल्कीन तो बन जाएगी। लेकिन इस एल्कीन के बनने में कोई टाइप नहीं होगा। पर अगर यहीं पे हम अल्काइन में एक ऐसे अल्काइन को ले लेते हैं जिसके दोनों तरफ समान समूह लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों समान समूह यहां पे लगे हुए हैं, राइट। तो दोनों समान समूह लगे हुए हैं, ऐसे अल्काइन को हम ले लेते हैं और इनको लेकर के हम अलग अलग चलते हैं। पहले हम यहां पे इसको क्या करते हैं, लिंडार कैटालिस्ट के पास लेके जाते हैं, है ना, लिंडार कैटालिस्ट के पास लेके जाते हैं। तो लिंडार कैटालिस्ट क्या करेगा, इस अल्काइन को इस प्रकार से बदलेगा, है ना, इस प्रकार से बदलेगा कि इसका हुलिया बदल करके देखो क्या हो जाएगा। इसका हुलिया पूरी तरह से बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मेकअप कर देगा लिंडार कैटालिस्ट। अब देखो मेकअप हो गया, दोनों हाइड्रोजन एक, तो ये कौन सी एल्कीन बना देगा लिंडार कैटालिस्ट? सिस एल्कीन बना देगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे यहां पे बर्च रिडक्शन कराएंगे। बर्च रिडक्शन जब हम कराएंगे तो बर्च इसको बदल करके इसको और फैंसी में कन्वर्ट कर देगा, और अब जो यहां पे मुझे एल्कीन मिलेगी, जरा वो एल्कीन आओ हम देख लेते हैं कौन सी एल्कीन बनेगी। यहां पे हमारी एल्कीन बन जाएगी ट्रांस। कौन सी एल्कीन बन जाएगी? ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। ये तो देखो
सामान्य अल्काइन का आंशिक अपचयन कराने पर सिर्फ एल्कीन प्राप्त होती है, लेकिन ऐसी अल्काइन जिसमें दोनों समूह समान हो, उसका अपचयन कराने पर अगर लिंडार कैटलिस्ट से अपचयन करा रहे हैं तो कौन सी एल्कीन बनेगी? सिस एल्कीन बनेगी। जबकि अगर बर्च रिडक्शन हम करा देंगे तो एल्कीन हमारी कौन सी बन जाएगी? ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। क्या यह चीज सभी लोगों को समझ में आ रही है? तो लिंडार कैटलिस्ट से क्या देगा? देखो यहां पे लिंडार कैटलिस्ट से कौन सी एल्कीन प्राप्त होती है? तो अब ये पॉइंट हम नोट कर देते हैं यहां पे कि लिंडार कैटलिस्ट जो कि बेसिकली पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है ना, लिंडार कैटलिस्ट ये क्या करता है? सममित अल्काइन को आंशिक रूप से अपचयित करता है। क्या करेगा ये? आंशिक रूप से अपचयित करके सिस एल्कीन बनाता है। यहीं पे अगर हम बर्च रिडक्शन की बात करें या फिर बर्च कैटलिस्ट की अगर हम बात करें, जिसमें कि हम क्या ले रहे हैं? सोडियम और द्रव अमोनिया का उपयोग कर रहे हैं, तो इसके अंदर में क्या होगा? सममित अल्काइन से ट्रांस अपचयन कराने पर ट्रांस एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। आ गई बात समझ में सभी लोगों को? याद रहेगा? राइट? तो अल्काइन से कैसे एल्कीन बनेगी बता दोगे? चलो अगली विधि में आते हैं। एक बार देख लो यहां पे अल्काइन से एल्कीन का कैसे निर्माण कराया। अल्काइन को एल्कीन में बदलने के लिए हमने आंशिक अपचयन विधि का चुनाव किया। आंशिक अपचयन विधि दो प्रकार से हम करा सकते हैं, राइट? लिंडार उत्प्रेरक के द्वारा और वर्च उत्प्रेरक के द्वारा। अगर एल्कीन ऐसी नहीं है जो सममित हो तो दोनों में से किसी अपचयन से एल्कीन तो बन जाएगी, लेकिन उसके त्रिविम समावयवता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अगर यहां पे एल्काइन कैसा है? सममित है, तो बर्च रिडक्शन कराने पे ट्रांस और लिंडार कैटलिस्ट यूज करने पे सिस एल्कीन मिलेगी, राइट? लिंडार कैटलिस्ट आंशिक अपचयन करा करके सिस एल्कीन देगा, जबकि बर्च रिडक्शन आंशिक अपचयन करा करके एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में बदल देगा। तो यह बात समझ में आ गई है? क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही तो बता सकते हो, यहां पे बोल सकते हो। आई विल ट्राई टू
रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम। चलो, अब अगली जो विधि है, अभी तक में कितनी विधियां हो गई हमारी? कितनी विधियां हो गई बताओ? हमने एल्काइल हैलाइड से बना लिया है, हमने अल्कोहल से बना लिया है, हमने अल्काइन से भी बना लिया है, राइट? हाँ तेजराम जी, देखो ये बर्च रिडक्शन बताया तो यहां पे ये देखो ना, ये बर्च रिडक्शन कराया तो ये देखो, ये है तो बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन कराने पर ट्रांस एल्कीन बन जाती है। हाँ एक चीज है यहां पे देखो, अगर मान लो कि मेरे पास ये देखो, जैसे ये मुझे एल्काइन दे रखा है ना, ये इस प्रकार से मुझे यहां पे अल्काइन दे रखा है, और मैं इसको सिर्फ इतना लिख देता हूं कि सोडियम और द्रव अमोनिया, तो क्या उत्पाद बनेगा? तो आपको यह पहचानने में आना चाहिए कि सोडियम के साथ द्रव अमोनिया जब लेते हैं तो ये बर्च रिडक्शन ही कहलाता है, और इसका उत्पाद क्या बनेगा? कौन सी एल्कीन बनेगी? यहां पे ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। कौन सी एल्कीन बन जाएगी? ट्रांस एल्कीन बन जाएगी, राइट? अरे भाई बर्च रिडक्शन में सोडियम के साथ द्रव अमोनिया लेते हैं। मैं वापस से लिख दे रहा हूं भाई, यहां पे सोडियम के साथ हम क्या लेते हैं? सोडियम धातु है ना, सोडियम के साथ द्रव, पानी जैसा द्रव अमोनिया भी होता है ना, उच्च दाब पर सोडियम के साथ द्रव अमोनिया, राइट? अभी तो क्लियर है? वेरी गुड। चलो अब चौथी विधि आओ देख लेते हैं। चौथी विधि क्या है? चौथी विधि में 4 आएगा, मतलब क्या बताया था? चतुष्क अमोनियम लवण के एल्काइल हाइड्रोक्साइड का तापीय अपघटन कराने पर, तापीय अपघटन कराने पर एल्कीन, कौन सी एल्कीन? हॉफमैन, प्राप्त होती है। तो चतुष्क अमोनियम लवण के एल्काइल हाइड्रोक्साइड का तापीय अपघटन, मतलब अगर मैं यहां पे देखें, चतुष्क अमोनियम लवण के एल्काइल हाइड्रोक्साइड, अब यहां पे एक बात समझने वाली है कि जो चतुष्क अमोनियम का लवण है, जैसे इसको हम लिखेंगे कैसे? R4N+OH-, ये वही है चतुष्क अमोनियम लवण का हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे R का मतलब हो गया एल्काइल, जैसे कि मान लेते हैं, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3N CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH3 प्लस, और इसके साथ हमने OH- को हीट कराया है।
ठीक है। तो देखने की बात यह है कि यहां पे जो अल्फा और बीटा कार्बन है उसको पहले पहचान लेंगे, ठीक है, अल्फा और बीटा कार्बन। अब यहां दो प्रकार के बीटा हैं। कौन सा बीटा? एक 1 डिग्री का बीटा कार्बन है और एक 2 डिग्री का बीटा कार्बन है, ठीक है। दो प्रकार के बीटा कार्बन है यहां पे, 1 डिग्री बीटा कार्बन है, 2 डिग्री बीटा कार्बन। जब हम यहां पे इसको हीट कर रहे हैं, किसको हीट कर रहे हैं? हम हीट कर रहे हैं इस अल्काइल, है ना, यानी चतुष्क एल्काइल अमोनियम लवण के हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे। तो हीट करने पे क्या होगा? OH यहां से भी बीटा हाइड्रोजन लेने की कोशिश करेगा और यहां से भी बीटा हाइड्रोजन लेने की कोशिश करेगा। तो इस बीटा हाइड्रोजन के लेने के प्रोसेस में दो प्रकार की एल्कीन बन जाएगी। एक एल्कीन तो यहां पे ये बन जाएगी कि CH2 डबल बॉन्ड CH। जैसे मान लो कि मैं इसको बोल देता हूं, ये वाली एल्कीन को यहां पे इस वाले रास्ते को 1 बोल देते हैं और इस वाले रास्ते को 2 बोल देते हैं। अब मैं यहां पे एल्कीन 1 लिख दे रहा हूं। एल्कीन 1 जब लिखूंगा यानी पहले रास्ते से अगर OH गया होगा तो यहां से वो बीटा हाइड्रोजन लेगा, डबल बॉन्ड आएगा और CH2 CH3 ये एल्कीन बन जाएगी। अगर वो दूसरे रास्ते से जाएगा तो यहां पे ये एल्कीन उत्पाद के रूप में बन जाएगी जो दूसरे रास्ते से जब OH गया तो, राइट। अब इन दोनों में से, है ना, अच्छा ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ये हिस्सा यहां से अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये अलग होकर के और क्या बना लेगा? ये बना लेगा ट्राई मिथाइल अमाइन प्लस H2O बाहर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो कौन सी एल्कीन यहां पे मुख्य उत्पाद के रूप में बन रही है? मुख्य उत्पाद यहां पे ये बनेगा जिसको हमने क्या नाम दिया है? हॉफमैन एल्कीन। और ये वाली एल्कीन कौन सी है? ये एल्कीन है हमारी Z7 एल्कीन। तो मुख्य उत्पाद में कौन बनेगा? हॉफमैन एल्कीन, ठीक है। क्लियर है ये? ये विधि समझ में आ जाएगी सभी लोगों को? अब ये बोलो कि ये हुआ कैसे सारा कुछ, है ना। अब स्लाइड को मैं मूव कर रहा हूं आगे, सबने नोट कर लिया है? आओ देखते हैं कैसे हुआ होगा ये। तो अगर मैं यहां पे देखो, सबसे पहले ये विधि आती कैसे है? हमारे पास यहां पे एक अमाइन है जिसको हमने इथाइल अमाइन नाम दिया हुआ है, इथाइल अमाइन। मैं इस इथाइल अमाइन की अभिक्रिया किसके साथ करा दूं? CH3Cl के साथ करा देता हूं। अभिक्रिया कौन सी होगी? ये SN2 होगी, जिससे क्या बन जाएगा? जिससे बनेगा यहां पे देखो 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। 2 डिग्री अमाइन वापस से यहां पे CH3Cl। क्यों? क्योंकि CH3Cl को हमने आधिक्य में लिया हुआ है, अधिकता में लिया हुआ है। तो अब ये देखो क्या बना लेगा, ये
3 डिग्री अमाइन बना लेगा। पर चूंकि मैंने मिथाइल क्लोराइड को अधिकता में लिया हुआ है, यहां भी वही रिएक्शन होगी, SN2 अब यहां पे क्या होगा, चतुष्क अमोनियम क्लोराइड का लवण बन जाएगा, जिसको मैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगा। और अमाइन यहां पे अलग हो जाएगा। इस पूरे विधि को, ये जो विधि है यहां पे, इसको क्या बोला जाता है, हॉफमैन अमोनीकरण विलोपन। अमोनीकरण विलोपन, पहले एल्काइल हैलाइड का विलोमी यहां पे अमोनीकरण करा देंगे और फिर उसके बाद इसको गर्म करेंगे तो ये विलोपन के द्वारा क्या दे देगा, हमें एल्कीन दे देगा, जो कि हमारा एक उत्पाद है, राइट। तो इस प्रकार से ये चीजें हमारी हो जाएंगी। एक विधि और कर लेते हैं, और वो है कोल्बे विधि के द्वारा। कोल्बे विधि में क्या करेंगे, कोल्बे विधि के बारे में तो आपको पता है ना, कोल्बे विधि में तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं 5वीं विधि। कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इस विधि में जो हम लवण लेंगे वो क्या होगा, सोडियम या फिर पोटेशियम कार्बोक्सिलिक अम्ल द्विक लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं। विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर क्या प्राप्त होगी, एल्कीन गैस प्राप्त होती है। एल्कीन गैस प्राप्त होती है, राइट। अब देखो, जो यहां पे हमने सॉल्ट लिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम सक्सिनेट। पोटेशियम सक्सिनेट, ये जलीय विलयन है, इसका विद्युत अपघटन कराओगे
उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलेगा? KOH हमें विलयन में मिलेगा, राइट। तो ये है कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि, राइट। अगर इसी के अंदर हम कोई एक ऐसा बिग साल्ट वाला ले लेते, जैसे ये देखो, और इसका अगर हम विद्युत अपघटन करा दें तो हमें टू ब्यूटीन प्राप्त होगी। टू ब्यूटीन एल्कीन के रूप में यहां पे प्राप्त होगी, राइट। तो आज हमने ये 5 विधियां आपको बताई हैं। आइए एक बार वापस से सारी चीजों को हम लोग रिविजिट कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। फिर इसके बाद हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले, है ना, ये क्वेश्चन बनाया था, फिर हमने एल्कीन बनाने की विधियां देखी थी। एल्कीन बनाने की विधियों में विहाइड्रोहैलोजनीकरण और विहैलोजनीकरण। विहाइड्रोहैलोजनीकरण में हाइड्रोजन के साथ हैलोजन भी जा रहा होता है, और विहैलोजनीकरण में दोनों हैलोजन ही जाते हैं, राइट। फिर हमने क्या देखा, ये मेथड हमने देखी। फिर पहली विधि हमने देखी विहाइड्रोहैलोजनीकरण, उसके कुछ सवाल करे, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने यहां पे विस डाई हैलाइड के विहैलोजनीकरण को देखा, कैसे विहैलोजनीकरण होता है ये, राइट। और यहां पे इसके किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। क्या क्या उत्पाद में भिन्नता आ सकती है अगर हम यहां पे क्षार को बदल देते हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद एल्कोहल का निर्जलीकरण करके एल्कीन हमने बनाया। क्या क्या उसकी मैकेनिज्म होती है वो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने एल्काइन से एल्कीन का निर्माण किया, जिसमें 2 प्रमुख विधियों के बारे में और 2 प्रमुख उत्प्रेरक के बारे में हमने जाना, एक लिंडार उत्प्रेरक और एक वर्च उत्प्रेरक। दोनों किस प्रकार से अल्काइन को एल्कीन में बदलते हैं। जहां पे वर्च ट्रांस एल्कीन में बदल देता है, वहीं लिंडार कैटलिस्ट इसको सिस में बदल देगा, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा चतुष्क अमोनियम लवण का जो हाइड्रोक्साइड है उसका तापीय अपघटन कराने पे मुख्य रूप से हाफमैन एल्कीन प्राप्त होती है। और ये अमोनियम चतुष्क लवण प्राप्त कैसे होता है उसके लिए भी मैंने आपको रिएक्शन बता दी, हाफमैन अमोनीकरण और उसके बाद विलोपन। लास्ट में हम लोगों ने कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि देखी। ये वही है जो पहले हम हाइड्रोकार्बन में देख चुके हैं, एल्केन में देख चुके हैं, ठीक है। तो आज यहीं पे रुकते हैं, कल इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, राइट। So, thanks to everyone. Good night.